स्वागत है चल भाई इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर 3 झारखंड के सत्ताधारी दल विधायकों को कोलकाता से गुवाहाटी ले जाकर झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश फेल होने के बाद एक और अजीब सा मामला सामने आया, जहां पर मुख्यमंत्री को घेरा गया है और किसी भी वक्त देना पड़ सकता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना इस्तीफा। बताएंगे क्या है कारण दोस्तों, क्या गिर जाएगी महागठबंधन की सरकार या फिर बनेगा कोई नया महागठबंधन का मुख्यमंत्री, पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में क्या भाजपा के मुख्यमंत्री बनाने के भी कोई चांस है, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पर चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अडानी ग्रुप के द्वारा इनडायरेक्ट तरीके से एनडीटीवी पर कब्जा करने के बाद जश्न मनाने वाले लोगों के लिए बुरी खबर आई है। एनडीटीवी के मालिक ने बड़ा बयान देते हुए अडानी ग्रुप को शेयर बेचने से मना कर दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या है ये मामला। वहीं पर लोगों के दबाव में फिर से गिरफ्तार किया गया भाजपा का एमएलए टी राजा सिंह, भाजपा ने भी खींच लिए हैं हाथ। वहीं पर तेजस्वी यादव को पकड़ने गई सीबीआई, उल्टा भाजपा के नेताओं पर कर दी कार्रवाई। आरजेडी ने किया है खुलासा। इसी के साथ में दोस्तों अचानक गायब हुए केजरीवाल के विधायक लौट आए वापस, लेकिन केजरीवाल ने भाजपाइयों को एक एक करके निशाने पर लिया है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि झारखंड के अंदर महागठबंधन सरकार मजबूती से चलती रहेगी, गिरने का भी कोई स्कोप नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग की सिफारिश में सील बंद लिफाफे में गवर्नर को बताया गया कि किस तरीके की कार्रवाई मुख्यमंत्री पर होनी चाहिए। दोस्तों झारखंड के अंदर लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग के द्वारा राज्यपाल को सौंपी गई रिपोर्ट को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा सदस्यता जाने को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर बड़ा जवाब दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जानकारी आ रही है कि भाजपा नेता के आरोप पर गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन से मामले की जांच कराने के लिए कहा था और रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में यानी दोस्तों गलत तरीके से इनकम कमाने के मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लिफाफा गवर्नर को दे दिया गया है। जबकि बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे की तरफ से दावा करते हुए राज्य के अंदर खेला होने की बातें कही गई थी, जिसके बाद मीडिया के कई सारे सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद से हटाने की रिक्वेस्ट की गई है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जो लिफाफा दिया गया है उसमें राज्यपाल से कहा गया है कि मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, यानी उनको विधायक नहीं रहना चाहिए दोस्तों। और क्योंकि एमएलसी नहीं है झारखंड में, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए एमएलए होना जरूरी है। और ऐसे में अगर एमएलए का पद हेमंत सोरेन का जाता है तो 6 महीने के अंदर उनको दोबारा चुनाव जीत कर आना पड़ेगा और हो सकता है कि इस्तीफा भी देना पड़ जाए अगर अचानक से उनको विधायकी से सस्पेंड किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि यही मामला जब सामने आया तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं को लिफाफा बंद रिपोर्ट की कैसे जानकारी मिली और भाजपा के रिपोर्टरों यानी गोदी मीडिया के लोगों को ये जानकारी किसने दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरीके से ये सरकारी काम था, यानी इलेक्शन कमीशन की ओर से गवर्नर को लेटर भेजा गया होगा, बंद लिफाफे में भेजा गया होगा, लेकिन ये बंद लिफाफे की चीजें भाजपा के नेताओं को कैसे पता चल गई, पूरे इंस्टीट्यूशन को पंगु बना दिया है। मुख्यमंत्री ने कई सारे और बयान देते हुए दोस्तों भाजपा सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन और उनके मंत्रालय यानी सीएमओ की तरफ से कहा गया है कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अयोग्यता को लेकर अभी कोई जानकारी हमको नहीं दी है। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। लेकिन झारखंड के गवर्नर जैसे आनंद फानन में दिल्ली के अंदर अपने कार्यक्रम को छोड़कर झारखंड लौटे हैं, उसके बाद साफ तौर पर नजर आता है कि झारखंड के अंदर कुछ न कुछ बड़ा करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री को पद से हटाने और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनाकर विधायकी छीनने की तैयारी चल रही है। दोस्तों आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि पहले 3 विधायकों को गुवाहाटी भेजकर सरकार तोड़ने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन सरकार के पास इतनी ज्यादा मेजोरिटी है कि भाजपा झारखंड में सरकार बनाने का केवल सपना ही देख सकती है। आप लोग को पता होगा कि 2019 के झारखंड के इलेक्शन के रिजल्ट कुछ इस तरीके के आए थे कि जनता ने एक तरफा वोट दे दिया था। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास सरकार को हराकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटें जीती थी, यानी हेमंत सोरेन की पार्टी को 30 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 16 सीटें, राष्ट्रीय जनता दल को 1 सीट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1 सीट मिली थी, जबकि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 1 सीटें मिली थी और 2 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीत कर आए थे। तो कुल मिलाकर आंकड़ा 50 के आसपास झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी के लोगों का है। यानी दोस्तों कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों मिला के अकेले ही 46 हो जाते हैं और राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार भी उनके साथ में है, एमएलए उनके साथ में है। तो कुल मिलाकर अच्छी खासी स्थिति है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की 2, 4, 5 विधायक आगे पीछे भी हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर नजर आती नहीं है। आप लोग इस मामले पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि झारखंड के अंदर बीजेपी की सरकार बनने के 10% भी चांस नहीं है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर देश भर के अंदर इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे कि अडानी ग्रुप की तरफ से इनडायरेक्ट तरीके से एनडीटीवी के 29% शेयर को एक्वायर किया गया है, जबकि ये भी दावा किया जा रहा था कि अब रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को आजादी नहीं मिलेगी एनडीटीवी पर काम करने की और उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। सबसे पहले रवीश कुमार ने बयान देते हुए इस्तीफा देने की बात को गलत ठहराया और अपने अंदाज में अफवाहबाजी करने वाले लोगों को जमकर खड़ी खोटी सुनाई है। दोस्तों इसी बीच एनडीटीवी को लेकर एक और बड़ी अपडेट ये आ रही है कि कंपनी के संस्थापक और प्रवर्तक प्रणव रॉय और राधिका रॉय पर शेयर बाजार में किसी तरीके के शेयर्स की खरीद बिक्री पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, यानी 26
26 नवंबर 2022 तक प्रतिबंध लगाया गया है। ये लोग अपना शेयर्स नहीं बेच सकते हैं। सेबी यानी जो शेयर्स और इक्विटी के मामले में देश की चीजों को देखती है, उसने 27 नवंबर 2020 को यह आदेश जारी किया था कि 2 साल तक आप यानी एनडीटीवी के संस्थापक प्रणव रॉय अपने शेयर्स नहीं बेच सकते हैं दोस्तों। और ये 26 नवंबर 2022 को खत्म होने वाला है, तो उससे पहले अडानी ग्रुप को इनडायरेक्ट तरीके से शेयर्स बेचे ही नहीं जा सकते हैं। और प्रणव रॉय ने भी इस तरीके का बयान देकर कहीं न कहीं उन लोगों को बताया है कि आपके साथ प्रैंक हो गया है। जो लोग खुशी का इजहार कर रहे थे और जमकर खुशियां मना रहे थे, मीम शेयर कर रहे थे और रवीश कुमार की पत्रकारिता खत्म होने का जश्न मनाने की कोशिश करने वाले थे। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर सुनियोजित तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपशब्द का इस्तेमाल करना, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना भाजपा के नेता को भारी पड़ता नजर आ रहा है। निलंबित बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। हैदराबाद के दीबरपुर थाना में विधायक सिंह के खिलाफ धारा 295A यानी बेअदबी का मामला और 153A यानी समाज के दो और उनके समूहों के बीच में वैमनस्य फैलाने का मामला, जिसके तहत जो केस दर्ज था दोस्तों, इसी मामले पर कार्रवाई की गई है। सोमवार रात ही हैदराबाद में जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिले थे। तब से राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलने के बाद मंगलवार देर रात भी लोगों ने जमकर विरोध किया दोस्तों। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ और भी जो मामले दर्ज हैं, उन सभी पर कार्रवाई करते हुए फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है और इस पर टीआरएस सरकार की तारीफ भी की जा रही है। बता दें आपको कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित टिप्पणी करने मामले में कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था, लेकिन जमानत के बाद अब दोबारा से हुई गिरफ्तारी के मामले पर ओवैसी ने सरकार की तारीफ जरूर की है, लेकिन ओवैसी ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत से भी छुड़ाया है। उन सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत से छुड़ाया गया है दोस्तों, जो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे और पुलिस के सामने विरोध कर रहे थे। बाद में पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया था। एक और बड़ी अपडेट की माने तो गुरुग्राम के अंदर जिस मॉल पर छापेमारी की गई, वो भाजपा का ही आदमी निकला। अपना नाम घसीटे जाने पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे अफसोस है कि जिस मॉल और कंपनी को मुझसे जोड़कर बताया गया, असल में वो बीजेपी वालों का ही है। तेजस्वी यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि मेरा मॉल पकड़ने गए थे, लेकिन बीजेपी वालों का मॉल पकड़ लिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव ने केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग की छापेमारी, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि 2 दिन पहले गुरुग्राम के अंदर जिस मॉल पर सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग ने छापामारी की थी, जिसे उनका बताया जा रहा था, उसका संबंध बीजेपी से है। तेजस्वी यादव ने कागजात पेश करके केंद्रीय एजेंसियों को जांच की चुनौती दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि गुरुग्राम में एक मॉल पर उसी दिन सीबीआई, ईडी और आयकर का छापा मारा गया, जिस दिन महागठबंधन की सरकार विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त कर रही थी। उन्होंने दावा किया है कि कुछ सूत्रों ने गोदी मीडिया में इस हवाले से मेरा नाम लिया कि इस मॉल से मेरा नाम जुड़ा हुआ है, जबकि सच्चाई ये है कि असली मालिक इसके भाजपा के रिश्तेदार हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, तेजस्वी यादव का ये बयान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे आरोप के मद्देनजर आया है। इसी के साथ में दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है। शराब घोटाले को लेकर सीबीआई जांच जब से शुरू हुई है, तब से केजरीवाल पर लगातार बीजेपी हमलावर है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी उनकी सरकार गिराने की साजिश रच रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली में बैठक बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंच गए। इस दौरान केजरीवाल बीजेपी पर एक बार फिर से हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे खबर मिली है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए 20-20 करोड़ की पेशकश कर रही है। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने टीपू सुल्तान को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए मुस्लिम गुंडा बताया, जीव काटने की मिली धमकी। कर्नाटक के भाजपा के विधायक और प्रदेश के अंदर सरकार में मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें धमकी भरा पत्र मिल रहा है। धमकी वाले पत्र में लिखा गया है कि अगर उन्होंने एक बार फिर से टीपू सुल्तान को मुस्लिम गुंडा कहा तो उनकी जीभ काट दी जाएगी। उन्होंने एक बार फिर से टीपू सुल्तान को मुस्लिम गुंडा कहा तो उनके साथ ये बर्ताव किया जाएगा। इस तरीके से जो लेटर सामने आया है दोस्तों, इस लेटर को दिखाते हुए पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। लेकिन दोस्तों, सवाल लोगों के मन में ये है कि आखिर टीपू सुल्तान से बीजेपी के लोगों को दिक्कत क्या है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? क्या यही कारण है कि उनसे इतनी ज्यादा हिंसा की जा रही है, इतना ज्यादा उनसे नफरत किया जा रहा है, घृणा किया जा रहा है? आप लोग क्या कुछ समझते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर ये है कि मुस्लिम मंत्री के प्रवेश के मामले को लेकर विष्णुपद मंदिर का शुद्धिकरण हुआ है। 21 आचार्यों ने भगवान से क्षमा याचना की है। कुल मिलाकर ये बिहार से जुड़ा हुआ मामला था, जहाँ पर नीतीश कुमार के साथ उनके मंत्री भी मंदिर के अंदर आए थे, जो मुस्लिम समाज से आते हैं, और इसका विरोध किया गया मंदिर प्रशासन की ओर से, और भाजपा के लोग माफी की मांग कर रहे थे, जिसके बाद ये खबर सामने आई है दोस्तों। इसी के साथ में कर्नाटक के ठेकेदारों ने सरकार पर फिर से लगाए 40% कमीशन का आरोप। प्रधानमंत्री से इस मामले पर शिकायत करने की बातें की जा रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार के लिए 40% कमीशन के आरोप ने एक बार फिर से मुसीबतें खड़ी कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के ठेकेदार संघ ने बुधवार को आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी को एक अन्य पत्र में लिखेंगे कि किस तरीके से ठेकेदारी में 40% कमीशन मांगा जा रहा है। इस संघ के अध्यक्ष ने बताया है कि कैसे उन्हें परेशान किया जा रहा है और इस मामले पर
कांग्रेस पार्टी के नेता और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया से भी मुलाकात करते हुए पूरे भ्रष्ट प्रणाली की पोल खोली गई है। मंत्री और विधायकों पर काम करने के एवज में कमीशन की मांग का आरोप लगाया है। इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि 40% कमीशन का आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि यह आरोप नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात के बाद लगाया गया है, इसलिए ये पूरी तरीके से गलत है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि लोग परेशान हैं कमीशन बाजी को लेकर, और जब विपक्ष के नेता से इस मामले को उठाने की बातें कर रहे हैं और बाद में जब आरोप लगा रहे हैं तो इसे मंत्री जी यानी मुख्यमंत्री जो सबसे बड़े मंत्री हैं वो नकारते हुए कह रहे हैं कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। देखते हैं जनता इसका जवाब विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से देती है। वहीं पर बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अवध बिहारी चौधरी ने बीते दिन विधानसभा अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन भर दिया है। चौधरी का विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय हो चुका है। चौधरी के नामांकन भरने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के घटक दल के कई नेता मौजूद रहे। अध्यक्ष पद के लिए एक ही व्यक्ति के नामांकन होने की स्थिति में उनके निर्विरोध चुने जाने की उम्मीद जताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा में महागठबंधन को विश्वास मत हासिल करने के दौरान विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वरी हजारी ने कार्रवाई चलाई थी। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रम को फिर से रद्द किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले महाराष्ट्र और उससे पहले तेलंगाना में टी राजा के विरोध के बाद कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा था, और अब दिल्ली के अंदर भी धमकी दी जा रही है। हिंदू संगठन धमकी दे रहे हैं कि 28 अगस्त को दिल्ली में मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रम का विरोध करेंगे। अगर ये कार्यक्रम होगा तो अपने तरीके से विरोध किया जाएगा। इस तरीके से लोगों को डराया जा रहा है, जिसके बाद ये कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि जो शो देखने आएंगे उनकी सिक्योरिटी की चिंता पुलिस प्रशासन को होनी चाहिए। और इस तरीके की जो धमकियां दे रहे हैं उन लोगों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन के पास प्रणाली होनी चाहिए। लोगों को सिक्योर माहौल प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन कितना करा पाएगी पुलिस, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। वहीं पर बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा बोली कि हाँ, इन सोचे समझे आंसुओं से नहीं बनेगी बात, हमें करनी पड़ेगी बड़ी कार्रवाई। भाजपा की नारी शक्ति ब्रिगेड जिस तरह से सोची समझी रणनीति के तहत इतनी देर के बाद आंसू बहा रही है, उसे अब बात नहीं बनने वाली है। बता दें कि महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में 11 दोषियों की रिहाई को चैलेंज किया है और उसे रद्द करने की बात कही है। साथ साथ अडानी के कोल्ड स्टोरेज की घेराबंदी की गई। हिमाचल प्रदेश के सेंज रामपुर के अंदर रोहड़ू के बागवानों में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। मनमाने ढंग से रेट तय करने का आरोप लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश के बागवानों ने वीरवार को अडानी के प्रदेश में चल रहे 3 कोल्ड स्टोरेज की घेराबंदी की है। ठियोग के सेंज, रोहड़ू के मेहदली और रामपुर के बिथल में बने कोल्ड स्टोर के बाहर बागवानों ने सरकार और अडानी के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान सेंज में बागवानों की पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई है। प्रदर्शन के दौरान तीनों कोल्ड स्टोर पर पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिला है। दोस्तों, वहीं पर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के हत्या मामले को लेकर जबरदस्त ट्विस्ट सामने आया है। गोवा पुलिस ने सुधीर सांगवान और सुरविंदर वासी के खिलाफ मामला दर्ज किया है दोस्तों, और गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या का मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा के अंदर बीजेपी के नेता सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में गोवा पुलिस ने सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी को गिरफ्तार किया है। डिप्टी एसपी जीवा दलवी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को यह जानकारी दे दी है। और एक और बड़ी खबर की माने तो उत्तर प्रदेश भाजपा का कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, इसको लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य का नाम आगे आ रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में बीजेपी लेकर आएगी और सरकार से बाहर का रास्ता दिखाएगी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बावजूद भूपेंद्र चौधरी को मौका दिया गया है। दोस्तों, भूपेंद्र चौधरी पश्चिम यूपी के जाट समुदाय से आते हैं और भूपेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपकर बीजेपी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराने की कोशिश जरूर की है, लेकिन कितना फायदा मिलेगा ये तो आगे आने वाले दिन बताएंगे। एक और बड़ी अपडेट ये है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही नए कांग्रेस अध्यक्ष को चुने। प्रियंका खड़गे ने बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी में नए नेतृत्व की तलाश के बीच में पार्टी के नेता प्रियंका खड़गे ने गुरुवार को पैरवी की है कि सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी ही नया अध्यक्ष तय करे। और एक और बड़ी अपडेट ये आ रही है कि पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी की पावर को बरकरार रखने वाले फैसले पर दोबारा विचार करने को तैयार हो गया सुप्रीम कोर्ट। नेता कीर्ति चिदम्बरम समेत कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके जुलाई 2022 के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के फैसले की समीक्षा की मांग की है। दोस्तों, देश के शीर्ष अदालत धन संशोधन निवारण अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को बरकरार रखते हुए अपने फैसले की समीक्षा के लिए खुली अदालत में गुरुवार को सुनवाई की है। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को बरकरार रखने वाले अपने फैसले पर पुनर्विचार करने पर कोर्ट ने सहमति जाहिर की है। मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। 27 जुलाई को पीएमएलए के फैसले के 2 पहलू ECIR की एक प्रति दान नहीं करना और दोष सिद्ध होने तक निर्दोष होने की अवधारणा को नकारना पर पुनर्विचार करने पर कोर्ट ने सहमति व्यक्त की है। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट यह है कि मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के सीएम पद के प्रस्ताव को ठुकराया। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस विफल हो गया है। केजरीवाल के इस दावे पर भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन देश की जनता जानती है
है कि बीजेपी कहां कहां क्या क्या करती है। एक और बड़ी अपडेट ये है दोस्तों कि हैदराबाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सैयद कसफ की गिरफ्तारी की गई है। टी राजा सिंह के खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच में सरकार का नहीं मिला सहयोग। बीजेपी बोली कांग्रेस ने डर का माहौल बनाने की कोशिश की है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया है कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पार्टी गंदी राजनीति कर रही है और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही है। वहीं नीतीश कुमार को झटका, बीजेपी का हुआ अरुणाचल प्रदेश का इकलौता जेडीयू विधायक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी बीजेपी से नाता तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके नई सरकार का गठन किया है। इस बीच बीजेपी ने नीतीश कुमार को अरुणाचल प्रदेश में बड़ा झटका देते हुए पार्टी के इकलौते विधायक को अपने पाले में कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड का एकमात्र विधायक टेची कासो ने बुधवार यानी 2 दिन पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। विधानसभा के उपाध्यक्ष टेसम पोंगटे ने ईटानगर के विधायक कासो के बीजेपी में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद भी बीजेपी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने गोद नहीं लिया गांव। प्रधानमंत्री विलेज डेवलपमेंट स्कीम भी पूरी तरीके से फेल नजर आती है। साथ ही साथ दोस्तों यूक्रेन वॉर को लेकर भारत ने पहली बार रूस के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट किया है। यूक्रेन की स्वतंत्रता की 31वीं वर्षगांठ पर 6 महीने से जारी युद्ध की समीक्षा के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बैठक बुलाई थी। जैसे ही बैठक की शुरुआत होती है यूनाइटेड नेशन की तरफ से यूक्रेन के राष्ट्रपति को भाषण देने के लिए बुलाया जाता है दोस्तों, जिसके बाद एक प्रोसीजरल वोट होता है, जिस वोट के तहत जो भाषण दिया गया है उस पर प्रक्रियात्मक वोट किया जाता है। और ऐसे में भारत ने रूस के खिलाफ बयान देने वाले जेलेंस्की के बयान को समर्थन कर दिया है, यानी एक तरीके का वोट किया गया है दोस्तों। हालांकि भारत और रूस के संबंधों में इसका कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये पहली बार ऐसा मामला सामने आया जहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने वोट किया है, हालांकि रूस के खिलाफ है। इसके साथ में एक और बड़ी अपडेट की माने तो बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई पर जस्टिस यूडी साल्वी ने कहा कि यह गैंग रेप से ज्यादा खतरनाक है। पूर्व जज ने कहा कि रिहाई लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, विचारधारा की गुलामी गलत है। बिल्किस बानो मामले में दोषियों ने धर्म को भी शर्मसार कर दिया है दोस्तों। कुल मिलाकर जो पुराने जज है, जो रिटायर्ड जज है, जो जानते हैं देश के जुडिशरी को, देश के जुडिशियल सिस्टम को, जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, सब जानते हैं वो लोग, और उनकी तरफ से इस तरीके से चिंता जाहिर की जा रही है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में इतनी बुरी खामी है, या फिर कहिए कि पूरा पॉलिटिसाइज सिस्टम हो चुका है। और खासकर गुजरात का जो इंस्टीट्यूशन है वो पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज नजर आ रहा है, क्योंकि जिस कमेटी को बनाया गया था, जो कमेटी निर्णय लेने वाली थी कि रेमिशन की ये जो याचिका है इस पर सुनवाई कैसे होनी चाहिए, क्या रेमिशन मिलना चाहिए, तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए 4 लोग 5 में से थे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये फैसला एक तरीके से पॉलिटिकली प्रेरित फैसला है। और एक और बड़ी खबर की माने तो सिद्धू मूसेवाला के कातिलों को फांसी देने की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला गया है। सैकड़ों लोगों ने हुजूम इकट्ठा करके सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह के साथ मिलकर पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि उनके बेटे की हत्या मामले में 7 दिनों के अंदर न्याय नहीं दिलाया गया तो लोग अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इसी बीच दोस्तों एक और खबर को आप इससे लिंक करके देखिए कि भारत सरकार यानी होम मिनिस्टर की तरफ से पंजाब के डीजीपी को एक लेटर बीते दिन लिखा गया था और गैंग वॉर के संकेत दिए गए थे, यानी राज्य के अंदर 2 गुटों के बीच में गैंग वॉर हो सकता है। और ये सिद्धू मूसेवाला से जोड़कर भी आप देख सकते हैं। और इन सभी बातों पर ध्यान रख के आम आदमी पार्टी सरकार को राज्य की कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए। लोग इसी की उम्मीद उनसे करते हैं। इसी के साथ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर राधा कृष्ण के आपत्तिजनक फोटो फ्रेम बेचने का मामला तूल पकड़ रहा है। हिंदू संगठन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजॉन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बुधवार को हिंदू संगठन ने राधा कृष्ण मंदिर तलवड़ी से जवाहर नगर थाने तक रैली निकाली है। अमेजॉन के खिलाफ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का आहत करने पर आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। रैली में कोटा दक्षिण से बीजेपी के विधायक संदीप शर्मा भी शामिल हुए हैं दोस्तों। इसी के साथ में जेएनयू के कुलपति की गाजियाबाद पुलिस से शिकायत, लोनी के विधायक ने रासुका लगाने की मांग की है। बोले हिंदू देवी देवताओं को जाति में बांटने की कुत्सित प्रयास किए गए हैं और हम इसका विरोध करते हैं। इसी के साथ में राजघाट पर गंगा जल छिड़कना चाहिए और इसे पवित्र करना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने धरना दिया है। इस तरीके के निचली मानसिकता का विचार बीजेपी के नेता ने रखा है दोस्तों, जिस पर अब केजरीवाल और उनकी पार्टी कहीं न कहीं भुनाएगी और बुरी तरीके से भाजपा नेता को फंसाने वाली है दोस्तों। देखते हैं इस मामले पर किस तरीके से रिस्पॉन्स आम आदमी पार्टी देती है। इसी के साथ में G23 ग्रुप में सबसे आगे आने वाले नेताओं में से एक मनीष तिवारी, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, लेकिन आजकल अपने बयानों को लेकर, अपने कामों को लेकर कांग्रेस पार्टी को चौंकाते रहते हैं और भाजपा को खुश करते रहते हैं, समर्थन जैसी भाषा बोलते रहते हैं दोस्तों। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन पहले पंजाब पहुंचे थे और इस दौरान मनीष तिवारी के साथ उनकी फोटो है दोस्तों। हाथ में हाथ डालकर दोनों बातचीत कर रहे हैं, जिसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सच में मनीष तिवारी अब पलटी मारने जा रहे हैं। जो भी अपडेट इस मामले को लेकर भी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।